इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स भाई कंप्लीटली हो चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने वेल मैनर्ड वे में अरेंज कर दी है। आप लोग देखना शुरू करो यार, आराम से इंडियन इकोनॉमी पढ़ना शुरू करो। आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आउट है और आज का पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड्स में बनेगा ही बनेगा, तो मेक श्योर आप अच्छे से देख रहे हो इसको और इंडियन इकोनॉमी सीरीज को बहुत बहुत ध्यान से पूरी जोश के साथ पूरा बढ़िया तरीके से तुम लोग शुरू कर रहे हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बट आज ये नहीं कहूँगा लेट्स बिगिन, आज मैं तुम लोगों से पूछूंगा हाउस द। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का बेस बनाने के साथ साथ इस चैप्टर को शुरू करना चाहूंगा। चैप्टर को शुरू तो हुआ ही हुआ ऑलरेडी, एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास चैप्टर्स किस फ्लो में चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या कंडीशन थी। ये बात ध्यान रखना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ वो इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से भी पहले के पीरियड की बात करी हम लोगों ने। इंडिपेंडेंस से भी पहले के पीरियड की बात करी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक्सप्लॉइट करा, किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज खत्म करे, हम लोग को एज अ फीडर यूज करा कि सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, फिनिश गुड्स वहाँ से लेके आए, बना बनाया, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, उनके इंपोर्ट्स फ्री कर दिए। तो किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट करा हमने ये समझा। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हम अब जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1950 से 1990 के बीच में जो हमारा मेन 5 ईयर प्लान्स का ये 40 ईयर्स का पीरियड है, 1950 से 1990 के बीच में क्या सिनेरियो रहा, किस तरीके से क्या क्या बदलाव आए इंडियन इकोनॉमी में, किस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करा, कैसे करा, ये हम सीख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 3 सेक्टर्स के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, और तीसरा फॉरेन ट्रेड। आपको ये 3 ही चीज़ें हैं जो ध्यान से समझ के चलनी है। अब एग्रीकल्चर में आप लोगों को आज पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी एग्रीकल्चर के फीचर्स प्रॉब्लम्स लास्ट पार्ट में करा देते। अगर आपने नहीं देखे तो दिस इज योर होमवर्क, आज बिल्कुल बिगिनिंग से देखना शुरू कर देना, 6-7 वीडियोज़ हैं, हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके बाद फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारा आगे काम चलेगा फिर वो शुरू होगा 1991 से, जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगा जिसमें LPG हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लो है सिलेबस का जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ गए तो समझो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल सेट हो गया। समझे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से शुरू हुए, पहले की प्रॉब्लम्स देखी, सॉल्यूशंस देखे, वो देख लिया। उसके बाद 40 साल का पीरियड 1950 से 1990, इसके बीच में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, उसी के बीच में हम लोगों ने 2 बार आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, 48 और 56। उसके साथ साथ हम और आगे चलते हैं तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए, ये सब हमने देखना है। तो ये 40 ईयर्स का जो पीरियड है इसको डिस्कस करना है। और उसके बाद आफ्टर दिस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, किस तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने बदल के रख दिया सब कुछ, ये हमें समझना है। तो इसी फ्लो में चलनी है ये पूरी बुक, पूरा सब्जेक्ट इनफैक्ट। क्लियर हुआ? अब आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द पॉलिसीज टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोगों ने देखा यार कि हमारा ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन वो एंगेज था एग्रीकल्चर में। कब? 1950 में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 47 बोल लो, 1947 में 75% पीपल इंडिया में एंगेज है एग्रीकल्चर में, और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड भी क्या है? एग्रीकल्चर ही है। ये चीज़ भी देखो कि मतलब जो लोग, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो काम कर रही है वही काम बैकवर्ड है, तो ग्रोथ कहाँ से होगी भाई? हमारे यहाँ पे ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स रखे गए थे जिन पे काम करना चाहा गवर्नमेंट ने, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो सेल्फ रिलायंस हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहा गवर्नमेंट ने। ये मेन चीज़ें थी जो गवर्नमेंट के माइंड में थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब एग्रीकल्चर को सही करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। तो एग्रीकल्चर में आपको ध्यान रखना है, मेजर जो रिफॉर्म्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए जो ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे थे, या फिर इनइक्वालिटी थी, किसी के पास ज़्यादा लैंड, किसी के पास कम लैंड, या फिर जो टीनेंट्स को, या फिर आप बोल सकते हो कि कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, उनको ख़त्म करने के लिए ये लैंड रिफॉर्म्स आए। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पे ध्यान देने के लिए एक रिफॉर्म जो चला वो चला ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि लोगों की ज़मीन से संबंधित, कि उनकी लैंड को किस तरीके से एक प्रॉपर वेल मैनर्ड वे में अरेंज करना है,
वहां पे लैंड रिफॉर्म्स आए और क्रॉप से रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन आया। समझ में आई बात? अब हम शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के साथ। देखो लैंड रिफॉर्म्स का जो फोकस था वो था द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है कि जो लैंड है, जो जमीन है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है। देखो पहले क्या था, मेनली जो ऑनरशिप थी वो जमींदार के पास थी, जमींदारी सिस्टम चलता था और मेहनत किससे कराते थे, कल्टीवेटर से, पुअर टीनेंट से। मेहनत सारी वो करे, पैसा सारा जमींदार ले जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और कोशिश करी गई कि ये जो जमींदार हैं इनसे जमीन ली जाए किसी तरीके से। क्यों इन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा हुआ है, तो क्या रिफॉर्म्स चले। सबसे पहले आया था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। गवर्नमेंट ने कहा इंटरमीडियरीज जमींदार्स का एबॉलिशन करेंगे हम लोग, इन जमींदार्स को बिल्कुल एबॉलिश करो, इन्हें हटाओ। अल्टीमेटली ऑनर कौन होगा, जो जमीन पे काम करेगा। जो काम करेगा वो ऑनर रहेगा, बाकी जो काम नहीं करेगा वो ऑनर नहीं रह सकता। अगर आपको जमीन अपने पास रखनी है भाई तो आपको अपनी लैंड पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा, आप किसी और से नहीं करवाओगे। ये गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके अंदर मेन जो फोकस था वो ये था कि हम लोग किसी तरीके से जमींदार्स को खत्म कर दें। कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल हुआ, कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स। वही जमींदार्स ने क्या करा, फायदा उठाया हमारे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को ऑनर बना दिया या इस तरीके से प्रिटेंड कर दिया, मोस्टली कल्टीवेटर्स को हटा दिया, भगा दिया वहाँ से कि हम लोग तो खुद ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिला, बट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। उसके बाद द लैंड सीलिंग्स। लैंड सीलिंग्स क्या था? लैंड सीलिंग्स था एक लिमिट सेट कर देना लैंड की। क्या सेट कर देना? लिमिट सेट कर देना कि हर किसी के पास एक इतनी ही लैंड हो सकती है, इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती। तो लिमिट सेट करना, ये देखना कि ये मैक्सिमम सीलिंग ऑफ लैंड है जो आपके पास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम सीलिंग का मतलब क्या है? मैक्सिमम सीलिंग का मतलब है कि एक बेसिक एक तरीके की डेड लाइन सेट कर दी कि इससे ज़्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो वो गवर्नमेंट अपने अंडर एक्वायर कर लेगी और वो लैंड किसको दे देगी, जो पुअर फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। तो आपको अगर लैंड रखनी है तो या तो इक्वालिटी में रखनी होगी कि सबको बराबर बराबर मिले, और या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक सीलिंग सेट करी। सीलिंग सेट करके क्या बोला कि जिनके पास एक्सेसिव है उनसे लैंड एक्वायर करने की कोशिश करी गई और उनसे एक्वायर करके पुअर फार्मर्स को देने की कोशिश करी। लेकिन बट फिर से बिकॉज ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। हाँ हुआ बेनिफिट बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो दो तो मेजर लैंड रिफॉर्म्स में आता है द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, उसके साथ साथ लैंड सीलिंग्स। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो ज़मीन को ठीक करने के लिए दो मेन स्टेप्स थे। रेवोल्यूशन की बात करें, क्रॉप्स में क्या करा, ये देखो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो पहले पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको रिप्लेस करा गया बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेनली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में ध्यान रखना जो मेन फोकस था वो किस पे था, द HYV सीड्स, द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की। वो जो सीड्स हैं उनमें ऑल्दो ज़्यादा पानी चाहिए, उसमें ऑल्दो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसमें ऑल्दो ज़्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम बूस्ट करती है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे ये HYV सीड्स। द एम वॉज टू रेज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। अब सर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन तो हो गया क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी हो गया कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना जनरेशन होता है। तो प्रोडक्शन भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, दोनों बढ़ने चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है मैंने GR, कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ध्यान रखना मेजर फोकस फूड ग्रेन्स पे था, व्हीट, राइस, पल्सेस, फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, जिसका फोकस किस पे था, ऑन द HYV सीड्स। HYV सीड्स यूज करा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को हटाया, मॉडर्न टेक्निक को लेके आए और हमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली। इससे हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में। बट क्या ये एकदम हो गया? नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस में देखने को मिला। रेवोल्यूशन के फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिड 60s 70s, जिसमें मेनली ये पंजाब रीजन में देखने को मिला, हम लोगों को मेनली पंजाब में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करें तो मिड 70s to 80s, जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होता चला गया। मतलब जो एक ईयर कहा जाता है वो 1966-67 कहा जाता है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। 66-67 जहाँ से ये स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद बस फिर तो ये स्प्रेड होता चला गया पंजाब, आंध्र प्रदेश और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बेसिक स्टेजेस थी, फेसेस थी, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हो तो गया,
बट देखो हर चीज़ का फायदा है तो नुकसान तो है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। आओ डिस्कस करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एज पर टी.आर. जैन। टी.आर. जैन बुक अगर आप यूज़ करते हो तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप संदीप गर्ग यूज़ करते हो तो उसमें इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड भी इसी चैप्टर में बेस्ड है। लेकिन अगर आप टी.आर. जैन यूज़ करते हो तो अलग चैप्टर बना हुआ है फॉरेन ट्रेड का, अलग चैप्टर बना हुआ है इंडस्ट्रियल का। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से करो, आप कोई भी बुक यूज़ करो, इट डजेंट मैटर। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन सिलेबस इज कम्प्लीटली एज पर NCERT। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाओ, बुक रीडिंग करो, 2-4 पॉइंट इधर उधर अगर होते हैं वो ड्यू टू अदर डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, बट स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की तरफ। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, बेनिफिट्स या पॉजिटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बेनिफिट्स की या पॉजिटिव्स की, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले तो अटेनमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। अब क्या हो रहा था, हम लोग ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे थे, तो हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस हो रहा था। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी सब्सिस्टेंस के बाद भी कुछ बहुत सारी प्रोडक्टिविटी या बहुत सारा एक तरीके का स्टॉक ऑफ किसी भी चीज़ का स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे तो किसकी बात हो रही थी, स्टॉक ऑफ वीट, स्टॉक ऑफ बेसिकली फूड क्रॉप्स, तो इनकी बात हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग उनका सरप्लस देखने को मिल रहा था, यानी अपना कंजम्पशन के बाद भी हम लोग बहुत सारी सेविंग कर पा रहे थे बेसिकली। और उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, मार्केटेबल सरप्लस देखने को मिल रहा था कि आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, क्वांटिटी को बढ़िया तरीके से बेच सकते हो। उसके बाद बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक का मतलब कि आप फूड ग्रेन्स को स्टोर भी कर पा रहे थे। मैंने बताया ना, सेविंग्स कर रहे हो तो स्टोर कर पा रहे हो। अगर कभी भी मार्केट में शॉर्टेज होगी तो उस शॉर्टेज को आप बहुत ईजिली दूर कर सकते हो। तो आपको बफर स्टॉक देखने को मिल रहा था फूड ग्रेन्स का, अल्टीमेटली ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि HYV सीड्स आई, प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ा, तो सरप्लस देखने को मिला, बफर स्टॉक देखने को मिला। बेनिफिट्स टू लो लेवल इनकम ग्रुप्स। लो लेवल इनकम ग्रुप्स को क्या फायदा हुआ, देखो एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, पहले चीज़ों की शॉर्टेज थी तो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, महंगी थी, लेकिन अब जब प्रोड्यूस का एकदम सप्लाई बढ़ गया तो काफ़ी प्राइस गिरने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड कम होने लगी, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस गिरने लगे। तो पहले बहुत सारे लोगों को जो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो आराम से अफोर्ड कर सकते थे, तो काफ़ी बेनिफिट हो रहा था लो इनकम लेवल ग्रुप्स को। लास्ट में द चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब फार्मर्स का जो आउटलुक है, नज़रिया है, जो सोच है, मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो चेंज हो चुका था। पहले क्या था उनका माइंडसेट, सब्सिस्टेंस। अब क्या हो चुका है, सब्सिस्टेंस से हटा के सब्सिस्टेंस से अब हो गया कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि वो अब बिजनेस के तरीके से सोच रहे थे। पहले वो क्या सोचते थे, बस इतना ग्रो कर लें कि हम खा लें, हमारा खाना चल जाए 2 टाइम का। अब नहीं, अब HYV सीड्स की वजह से जो आउटलुक है वो क्या था, कमर्शियल के सामान बेचें, बढ़िया तरीके से पैसा कमाएं। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, बट फायदा है तो नुकसान भी होगा। क्या नेगेटिव्स हैं, नंबर 1 लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स तक गया था, इसने इक्वली हर क्रॉप पे इम्पैक्ट नहीं डाला। इसने जूट नहीं बढ़ा के दिया, इसने कॉटन नहीं बढ़ा के दिया, इसने पल्सेस नहीं बढ़ा के दी। इसका जो मेजर फोकस था वो किसके ऊपर था, हमारे पास वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मेनली इसका फोकस यही था। जो दूसरे क्रॉप्स हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्टेड रह गया, ड्यू टू विच कुछ फार्मर्स अमीर हो गए, कुछ फार्मर्स गरीब ही रह गए। वही हमने आगे पढ़ा है, द अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या है कि ये कंट्री के हर एरिया तक नहीं पहुंचा। कुछ एरियाज़ में गया, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, कुछ एरियाज़ में बहुत बढ़िया, कुछ एरियाज़ में ये नहीं पहुंच पाया, ड्यू टू विच फिर से जो मकसद था इक्वालिटी, वो इक्वालिटी हम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी। नंबर 3 बेनिफिटेड लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। इसने बस एक लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को ही बेनिफिट करा। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपसे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मांगते हैं, आपसे एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स मांगते हैं। इनमें इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की। पानी आपको प्रॉपर चाहिए, तब आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, HYV सीड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ड्यू टू विच पुअर फार्मर्स इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अगर पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो जो अमीर था भाई, उसी को फायदा हुआ, उसी का प्रोडक्शन बढ़ा, वो और अमीर होता चला गया। और जो गरीब आदमी है वो गरीब ही रह गया, उस तक तो ये सीड्स पहुंचे ही नहीं। ड्यू टू विच हमें क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब क्या होता है, गैप।
बिटवीन पुअर एंड रिच। पुअर और रिच फार्मर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता चला गया, ड्यू टू विच फार्मिंग फिर से जैसा बैकवर्ड था बैकवर्ड ही रह गया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। ऑल्दो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हमारे पास नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, बट स्टिल इजंट इट टू लेट। आज हमारी कंट्री को इतने साल हो चुके हैं आज़ाद हुए हुए, अभी भी हम लोग फार्मिंग में कितना पीछे हैं, जबकि हमें पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक एज अ फार्मिंग कंट्री देखा जाता है। तो हम लोग कुछ ज़्यादा लेट नहीं है। इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट ने सोचा, और उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सोचोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, बट यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में देखने को मिली। क्रॉप्स लिमिटेड, अनइवन स्प्रेड रहा, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को फायदा करा, और इकोनॉमिक डिवाइड, गैप बढ़ता चला गया बिटवीन पुअर एंड रिच। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक समाप्त होता है आज, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है तो चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया और बहुत बड़ा भी वीडियो नहीं रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और फॉरेन ट्रेड के बारे में, और हमारा काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं आपको कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।